Okay, so let's start with our unit 6, Feminist Critical Discourse Analysis for course code 6001, Discourse Analysis. This is unit 6 of your course. Today we will complete the remaining units. The rest of the units are basically, apart from a few points, we have already discussed other things in previous units, so we will just go through the points that are new. So this is your last class for this workshop. So if you have any questions, we will keep at least 15 minutes at the end to answer your questions about this course. So feminist critical discourse analysis or feminist CDA is basically not only a theoretical approach, it is a methodological approach as well, meaning it is a theory and a method both. So again, it comes under the overarching field of discourse analysis, and again it comes under the qualitative research paradigm, meaning it also is a qualitative research approach, and its focus is on the relationship between gender, power and ideology in discourse. So feminist CDA deals with basically three types of relationships of gender, power and ideology within the discourse. So in 2005 it was developed by, and the theory was presented by Lazar, and Lazar connected feminism with CDA and created this approach that is known as feminist CDA. So it takes its values from critical inquiry, and it also takes its perspectives from methodologies of critical discourse analysis and also from feminism. So obviously if it is taking its methodology and its theories from feminism and critical discourse analysis both, so critical discourse analysis और discourse analysis हम पिछले units में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. The only thing that we haven't discussed so far is feminism. So let's have a look at what feminism is. So feminism एक ऐसी मूवमेंट है जो बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है कि इसका पर्पज़ क्या है कि ऐसी सोशल रेवोल्यूशन लेके आना जो एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करे जो इक्वालिटी और जस्टिस पे बेस्ड हो, यानी जिसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हों, जिस भी तरह से लोगों के स्टेटस हों, वो किस पे बेस्ड हों, इक्वालिटी के ऊपर और जस्टिस के ऊपर. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फेमिनिज्म का वो क्या है, एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करना जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्पेशली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. और ये बेसिकली जो मेन फोकस या मेन स्ट्रेस है इस अप्रोच का या इस मूवमेंट का वो किसके ऊपर है कि जो दोनों सेक्सेस हैं या जो दोनों जेंडर्स हैं उनमें से कोई भी जो है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, नीदर मेन नॉर विमेन. और यूजली जो कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी सोसाइटीज़ में और इवन जिनको हम एडवांस्ड या लिबरेटेड सोसाइटीज़ कहते हैं वहाँ भी विमेन ही ज़्यादातर सब्जुगेटेड या सब्जेक्टिंग पोजीशंस में होती हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली इट डील्स विद द inferior or disadvantaged position of women in the public domain. और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ना सिर्फ हाईलाइट करना बल्कि एंड भी करना जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है विमेन के अगेंस्ट, यानी उस एक्सप्लॉयटेशन को ना सिर्फ हाईलाइट करना बल्कि उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करना जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर विमेन की हो रही है. और इसके जो ऑब्वियसली एक तो ये हो गया कि जस्टिस और इक्वालिटी. दूसरा जो है इसका एजेंडा क्या है, इमेंसिपेटरी है, यानी इट वांट्स टू क्रिएट लिबरेशन, इट वांट्स टू लिबरेट विमेन फ्रॉम ऑपरेशन, चाहे वो लेटेंट हो चाहे मैनिफेस्ट हो, चाहे वो छुपा हुआ हो चाहे वो जाहिर हो, ताकि विमेन जो हैं वो एम्पावर्ड हों. और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो विमेन परसेप्शंस को, उनके एक्सपीरियंसेस को यूज़ करता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए
उनके इश्यूज से रिलेटेड, ताकि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकें, ऐसी स्ट्रेटजीज क्रिएट की जा सकें ताकि जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके थ्रू रेफॉर्मेशन लाई जा सके। बिकॉज ऑब्वियसली लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो पॉलिटिकल एजेंडाज में चेंज के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। सो ना सिर्फ ये कि सोशल चेंज लाना बल्कि पॉलिटिकल चेंज लाना भी। सो बेसिकली फेमिनिज्म इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पॉलिटिकल चेंज इन द society. So it is a movement that is focused on principles of equality and justice, and it is also an emancipatory agenda that is focused on liberation and freedom and empowerment. And it is not only focused on women. बेसिकली ये भी एक मिसपरसेप्शन है फेमिनिज्म को लेके कि फेमिनिज्म जो है वो इट इज़ फोकसिंग ओनली ऑन वेमेन। फेमिनिज्म बेसिकली हर उस फैक्शन ऑफ सोसाइटी से डील करता है जिसकी वॉइस को सप्रेस किया जाता है, जिसको इन्फीरियर स्टेटस दिया जाता है सोसाइटी में, या जो किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, वेदर इट इज़ रिलीजियस, वेदर इट इज़ एथनिक, वेदर इट इज़ लिंग्विस्टिक, वेदर इट इज़ रीजनल और वट एवर टाइप ऑफ, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन कलर। किसी भी तरह की अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई इनइक्वालिटी है, कोई इनजस्टिस है, कहीं पे कोई सब्जुगेशन है, कोई लोग जो हैं वो लेस पावरफुल की पोजीशन में है और उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो फेमिनिज्म डील्स विद दैट और इट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद दैट। सो इट इज़ नॉट ओनली फोकस्ड विद the issues of women, it is basically focused on any issue or any faction of society that is basically suppressed in the society. फेमिनिज्म या जो फेमिनिस्ट इंक्वायरी है उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है बाय नेचर। क्यों? क्योंकि इसके जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन देमसेल्व्स ही किसी डेफिनेट स्टेटमेंट को या डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं या उसको रेजिस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ज़रूर हैं। वो कौन से हैं कि फेमिनिज्म जो है वो एक मूवमेंट है जो सेक्सिज्म को ख़त्म करना चाहती है, सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना चाहती है, ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहती है। और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बेसिकली मेन को जो है वो परपेट्रेटर्स ऑफ सेक्सिज्म और वेमेन को सिर्फ सब्जेक्ट्स ऑफ सेक्सिज्म के तौर पे पोर्ट्रे नहीं करती। इवन मेन बिकम विक्टिम्स ऑफ सेक्सिज्म, मेन बिकम इवन वेमेन बिकम परपेट्रेटर्स ऑफ सेक्सिज्म। वेमेन भी जो जेंडर बायस है उसको सप्रेशन के लिए यूज़ करती हैं, मेन भी उस जेंडर बायस के विक्टिम के तौर पे शिकार होते हैं, मेन भी उस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं वैसे ही जैसे वेमेन शिकार होती हैं। तो फेमिनिज्म जो है उसको अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे लें तो इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन के अगर आप ये कहें कि सिर्फ विमेन जो हैं वो इस जेंडर बायस का शिकार हैं, इट फोकसेस ऑन एनीबॉडी हु इज़ बीइंग सप्रेस्ड वेदर इट इज़ मैन और वुमन। सो बेसिकली अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो उससे आपको ये भी पता चलता है कि दोनों ही जो जेंडर्स हैं वो विक्टिम्स हो सकती हैं जेंडर बायस्ड प्रैक्टिसेस का, जो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होती हैं, डिफरेंट सोशल कैटेगरीज की बेस पे हो सकती हैं, रेस की बेस पे हो सकती हैं, एथनिसिटी की बेस पे हो सकती हैं और सोशल क्लास की बेस पे हो सकती हैं। अब एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि ये जो थेरी है, ये जो फेमिनिस्ट थेरीज हैं वो एक ऐसा सोशल वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहती हैं जिसमें जो अनइक्वल पावर रिलेशंस हैं जेंडर्स के दरमियान, उनसे जो सब्जुगेशन क्रिएट होती है, जो सबऑर्डिनेशन और ऑपरेशन क्रिएट होता है विमेन का, और जो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उस वर्ल्ड को ये ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी जगह एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें इक्वालिटी हो और कोई भी फैक्शन जो है सोसाइटी का वो अंडर प्रिविलेज्ड भी ना हो और मार्जिनलाइज्ड भी ना हो। सो ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है यानी सब्जुगेशन का, इनइक्वालिटी का, ये पॉलिटिकल थ्योरी और प्रैक्टिस में भी एड्रेस होना ज़रूरी है। इसीलिए जो फेमिनिज्म है वो एक कम्प्लेक्स मूवमेंट भी है, फ्लूइड मूवमेंट भी है, नोशन भी है, यानी स्टैटिक नहीं है, वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आते हैं, नई चीज़ें इसमें ऐड होती हैं।
इसीलिए इसके बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूटिव मीनिंग्स हैं और डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल और एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको परसीव करते हैं और अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अपनी वर्ल्ड के हिसाब से वो फेमिनिज्म को किस एंगल से देखना चाहते हैं या उसको कैसे डिफाइन करना चाहते हैं. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म. तो अब अगर कोई एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है तो उसका टास्क क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज फाइंड करना या ऐसा नया तरीका फाइंड आउट करना रीडिंग का जिसके अंदर आप इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस को या रीज़न को और सफरिंग को या स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है जब आप चीज़ों को शक की नज़र से देखते हैं, उन पर यकीन नहीं कर रहे होते, और हमारा जो विज़न है उनको इस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकें कि हम नए नज़रिए से चीज़ों को देख सकें. तो फिर बेसिकली फेमिनिज्म का फोकस किस चीज़ पे है? एक एंटी सेक्सिस्ट सोसाइटी क्रिएट करना जिसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ हों, प्रैक्टिसेस हों, वो किसी भी जेंडर को लेके उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें. अब जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक्स में, सोशल स्टडीज़ में, पॉलिटिक्स में या किसी भी वेरिंग जो फील्ड्स हैं, मीडिया स्टडीज़, हर फील्ड के अंदर वो मौजूद होते हैं. एंड इट ऑल्सो इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. अब जो कैमरन है वो ऑल्सो इज़ अ फेमिनिस्ट CDA स्कॉलर. उसका ये मानना है कि उसकी रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनमें से एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक बायस है लिंग्विस्टिक्स का उसको क्वेश्चन करना कि ये जो ऑब्जम्पशंस और प्रैक्टिसेस हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर जिनके अंदर हमने जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी और ऑपरेशन जो है उसको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, यानी हम चीज़ों को फ्रेज ही इस तरह से करते हैं, उनकी वर्डिंग ही इस तरह से करते हैं कि दे ऑटोमेटिकली फेवर पैट्रियार्कल नोशंस एंड दे ऑटोमेटिकली ओप्रेस विमेन. तो इन सब चीज़ों को चैलेंज करना उसकी रिसर्च का एक बहुत बड़ा पर्पस रहा है हमेशा से. दैट इज़ हर क्लेम. अब फिर जो फेमिनिस्ट हैं वो एक तो इस नोशन को भी चैलेंज करते हैं कि जो डिस्कोर्सेस हैं वो मैन मेड होते हैं. दूसरा ये भी कि जो डिस्कोर्स प्रोडक्शन है वो सिर्फ मेन के कंट्रोल में है या जितनी भी सोसाइटी की आइडियोलॉजीज़ हैं वो सिर्फ मेल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं है. दे बिलीव दैट देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ जेंडर्स इन क्रिएशन ऑफ ideologies, in production of discourses, in dissemination of discourses. अब जो हमारा जो एक कैनन है यानी पूरा एक जो यू कैन से कि एक जो कलेक्शन है ट्रेडिशनल नॉलेज की वो प्रोड्यूस भी करती है, लेजिटिमाइज भी करती है उन डिस्कोर्सेस को और उनको स्ट्रेंथन भी करती है उन डिस्कोर्सेस को जो पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज़ को और मेल सुप्रीमेसी को ना सिर्फ ये कि लेजिटिमाइज करें बल्कि उनको सपोर्ट भी करें. यानी सोसाइटी के अंदर ऐसे डिस्कोर्सेस को बार बार प्रोड्यूस किया जाता है, उनको लेजिटिमाइज किया जाता है जिनके अंदर पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज़ को और मेल सुप्रीमेसी को सपोर्ट किया गया हो. अब फेमिनिज्म का एक और क्लेम भी है, वो ये क्या है कि ये चीज़ अनथिंकेबल है. अनथिंकेबल की भी एक अजम्पशन है सोशल साइंसेस के अंदर जिसके अंदर डिस्कोर्सेस के अंदर एक ये का परसेप्शन बहुत सारी चीज़ें अनथिंकेबल कंसिडर की जाती हैं. यानी हमारे डिस्कोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें बिलीव की जाती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता या ये कैसे हो सकता है. लाइक इन अ सोसाइटी और इन हाउस होल्ड्स, हाउ कैन मैन कुक, हाउ कैन वेमेन ड्राइव. तो ये जो अनथिंकेबल का परसेप्शंस हैं सोसाइटीज़ के अंदर और डिस्कोर्सेस के अंदर, ये भी जो हैं ये भी हमारी जो सोसाइटीज़ के अंदर जो अजम्पशंस हैं ये भी डिस्कोर्स के थ्रू ही एस्टैब्लिश होती हैं और डिस्कोर्स के थ्रू ही वो उनको डिसेमिनेट भी किया जाता है और लेजिटिमाइज भी किया जाता है. अब ये जो हमारी एपिस्टेमोलॉजीज़ हैं यानी जो थेरीज़ हैं, नॉलेज है और नॉलेज की जो प्रोडक्शन है इन डिस्कोर्सेस की,
इनके ऊपर भी जो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो किसका है, एक तो यूरोपियन नॉलेज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो है वो मैस्कुलिन इंटरप्रिटेशंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यानी हमारे पास जितने भी स्कॉलरली डिस्कोर्सेज हैं सोशल साइंसेस के अंदर, उनके ऊपर दो चीज़ों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ों को कि कौन सी चीज़ें अनथिंकेबल हैं, कौन सी थिंकेबल हैं, इनको डिटर्मिन करने में हमारे डिस्कोर्सेज में कौन सी दो इडियोलॉजीज या कौन सी दो जो यू कैन से इंटरप्रिटेटिव फोर्सेस जो हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूरोसेंट्रिक फोर्सेस और दूसरी मैस्कुलिनिस्ट इंटरप्रिटेटिव और टेक्सचुअल प्रैक्टिसेस। इसीलिए फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इस चीज़ पे को एम्फसाइज करते हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको भी डिस्कोर्सेस को क्रिएट करना शुरू करना चाहिए। फीमेल्स के बारे में लिटरेरी स्पेसेस के अंदर भी, वो लिटरेरी स्पेसेस जिनके ऊपर मेल्स ने कब्जा किया हुआ है, फीमेल्स को भी अपनी वॉइस जो है वो लिटरेचर के अंदर, मीडिया डिस्कोर्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, ड्रामा राइटिंग के अंदर अपनी वॉइस लेके आनी चाहिए। और फीमेल्स के इश्यूज़ हों या मेन के इशू हों, वो फीमेल्स को उन पे खुद लिखना चाहिए, सो दैट वेमेन वॉइसेस कैन बी हर्ड इन डिस्कोर्स। तो अगर आप फीमेल्स ने लिटरेरी स्पेस क्लेम करनी है, यानी अगर लिटरेचर में हमने फीमेल वॉइसेस सुननी हैं, तो वो फिर वो वॉइसेस प्रोड्यूस किसको करनी पड़ेंगी, फीमेल्स को। और फीमेल्स को ऑपोजिशनल डिस्कोर्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, ताकि वो मैल प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर सकें, उन आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर सकें जो ऑप्रेसिव एंडोसेंट्रिक प्रैक्टिसेस ने क्रिएट की हुई है। एंडोसेंट्रिक होती है मेल सेंट्रिक। जो चीज़ें एंडोसेंट्रिक हैं उनको, या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको वो चैलेंज करेंगी, तब ही जो है जो स्पेस है फीमेल्स के लिए वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट होगी। जब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा स्पेस भी क्रिएट नहीं होगी। अब और यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने अडॉप्ट की है, टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। वो चैलेंज करते हैं, चैलेंज करने से एक ऑपोजिशन आती है, एक डिस्कोर्स जनरेट होता है, जिसमें वो लोग जो इसको चैलेंज करते हैं वो भी डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, और वो लोग जो इसको मीनिंग के वो लोग जो पेट्रियार्कल डिस्कोर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो, और जो इस चैलेंजिंग डिस्कोर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो सब उस डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं। डिस्कोर्सेस, काउंटर डिस्कोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं डिबेट्स, इन्हीं डिस्कोर्सेस के थ्रू फिर सोसाइटी में चेंज पॉसिबल होता है। जब तक डिस्कोर्स क्रिएट नहीं होगा, डिस्कोर्स, एग्जिस्टिंग डिस्कोर्सेस चैलेंज नहीं होंगे, तब तक कोई चेंज भी क्रिएट नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट, you can say, significant strategy that is employed by the feminist scholars के वो जानबूझ के deliberately कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं जो हमारी पेट्रियार्कल या जो सेट स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के उसको चैलेंज करे, जानबूझ के एक चोट लगाते हैं जिस पे सोसाइटी की तरफ से या जो हमारे ट्रेडिशनल सेटअप्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत ज़ोर की एक यू कैन से रेजिस्टेंस सामने आती है। वो जो रेजिस्टेंस सामने आती है उस पर फिर बात होती है, उस पर डिबेट होती है, उस पर डिस्कशंस होती हैं, और फिर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो व्यूज़ हैं या जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो एक्सेप्टेंस से चैलेंज, और चैलेंज से फिर डीस्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ मूव करते हैं। यस सुबह, एंडोसेंट्रिक मीन्स मेल सेंटर्ड। सो दैट इज़ वाई हम अक्सर जो है ना वो जैसे विमेन मार्च और इस तरह की जो मूवमेंट्स देखते हैं तो उसमें वो अक्सर बहुत चैलेंजिंग और बहुत प्रोवोकिंग जो स्लोगन्स होते हैं उनको लेके आते हैं। सो दे डू दैट डेलिबरेटली सो दैट people will talk about it. When they talk about it, then they think about it. When people think about it, only then there is a discourse about issues, और जब वो discourse होता है तभी gradually आप सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हैं, बिकॉज डिस्कोर्स क्रिएट्स योर रियलिटी। अब फेमिनिज्म का जो फोकस है वो सारी कल्चरल प्रोडक्शंस के ऊपर है, जिनके अंदर आप, जाहिर बात है,
ऑपरेशन के और सप्रेशन के डिस्कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हैं या उनको चैलेंज कर सकते हैं। नॉवेल्स, ड्रामा, आर्ट, ओपरा, म्यूज़िक, मूवीज़ जो मैस्कुलिन अनकॉन्शियसनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑब्वियसली विमेन जो हैं उनकी जो ईगो है वो उस तरह से हर्ट नहीं होती जिस तरह मेल जो है उनकी ईगो या जो फेस है, पब्लिक फेस, वो हर्ट हो जाता है। और एक परसेप्शन जनरली जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये रहता है कि फीमेल्स जो हैं वो कल्चर की क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो और अगर जो हैं मेन जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो फीमेल्स हैं उनको सप्रेस करके रखें, उनको अपने कल्चर के अंदर जो है वो उनको एक सबजुगेटेड रोल में रखें, तभी जो है वो मेन कंसिडर किए जाएंगे, तभी वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे। इफ़ दे हैव थोरो कंट्रोल ओवर women in their household or over women in their society, only then they will be considered strong, only then they will be considered you can say superior human beings, otherwise they will lose face, otherwise they will be considered weak। जबकि फीमेल्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता, they don't lose face in society if they do all those things। so उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है, ऐसा नहीं है कि सब फेमिनिस्ट ऐसे ही बिलीव करते हैं कि मेल जो है उनके फेस का इशू होता है इसीलिए वो फीमेल्स को रेप्रेस करते हैं। दूसरे स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते हैं कि ये वाहिद रीज़न नहीं है ऑपरेशन का, इसके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है ये एग्जिस्ट करता है। ये जो ऑपरेशन है ये सोशल आइडेंटिटीज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है, हमारे क्लास सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है कि हम सोसाइटी के अंदर अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई इंसान जो है वो अपने घर के अंदर, एक सोसाइटी अगर ऐसे परसीव करती है कि इफ़ अ मेल इज़ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, तो उसको अगर वो जो है वो जन मुरीद या इस तरह के और जनाना और इस तरह के नाम दे के उसको इंसल्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसकी सोशल आइडेंटिटी को अफेक्ट करता है। अगर कोई मेल जो है उसके घर की फीमेल्स जो हैं इफ़ दे आर वर्किंग और उस सोसाइटी के अंदर जो है उसको कहा जाता है कि ये औरतों की कमाई खा रहा है और उसकी सोशल आइडेंटिटी अफेक्ट होती है, तो ऑब्वियसली उससे उसका अब और फिर इसके बाद वो अपने घर की औरतों को रोकता है उन कामों से या खुद वो घर के कामों में पार्टिसिपेट नहीं करता कि उसकी सोशल आइडेंटिटी मेंटेन रहे, तो इसका कोई भी ताल्लुक उसकी जेंडर आइडेंटिटी से नहीं है बल्कि उसकी सोशल आइडेंटिटी से है। और इसी तरह से जो हमारे क्लास सिस्टम्स होते हैं यानी अपर क्लास, लोअर क्लास, उसके अंदर भी हमारी जेंडर आइडेंटिटीज़ डिफरेंट होती हैं। जो लोअर क्लासेस होती हैं वहाँ हमेशा से किसी भी सोसाइटी में चाहे वो कितनी ही पैट्रियार्कल क्यों ना हो, फीमेल्स काम करती हैं, वो हमेशा से वर्किंग रही हैं, चाहे वो लोगों के घरों में काम करें, चाहे वो खेतों में काम करें, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में काम करें। उनके काम करने पे कभी किसी ने आवाज़ उठाई है ना कभी एतराज़ किया है। एतराज़ कब होता है? व्हेन विमेन कम इनटू द पोजीशंस ऑफ पावर, व्हेन दे होल्ड पोजीशंस ऑफ पावर ओवर मेन, तो वहाँ पे वो जो क्लास की हायरार्की है, जो फाइनेंशियल हायरार्की है, वो अफेक्ट होती है। दैट इज़ वेयर द सोशल स्ट्रक्चर फील्स थ्रेटेंड, दैट इज़ वेयर पैट्रियार्की फील्स थ्रेटेंड। सो हुक्स और इस तरह के दूसरे स्कॉलर्स का परसेप्शन ये है कि जब ऑपरेशन होता है तो उसके पीछे सोशल आइडेंटिटीज़, रेसिज्म, क्लास सिस्टम, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं। आप सिर्फ सेक्सिज्म को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ज़ाहिर बात है फिर इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए आपको एक ज़्यादा होलिस्टिक यानी ओवरऑल अप्रोच की ज़रूरत होती है। आप किसी नैरो अप्रोच के साथ उसको स्टडी नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर बात है जब हम फेमिनिज़म को क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक अप्रोच आती है जिसके थ्रू हम डिस्कोर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस और फेमिनिस्ट CDA। अब इसमें हम किस चीज़ में पे फोकस करते हैं? हम उन कम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स और वर्किंग्स ऑफ पावर और आइडियोलॉजी को स्टडी करते हैं जो डिस्कोर्स के अंदर होती हैं, जिनकी नेचर डिफरेंट होती है और जिनका पर्पस क्या होता है, जेंडर्ड जो सोशल अरेंजमेंट्स हैं उनको मेंटेन रखना। यानी जो आपकी जितनी भी सोशल अरेंजमेंट्स हैं ना जो जेंडर्ड डिस्क्रिमिनेशंस पे बेस्ड हैं उनको बरकरार रखना। उन सारे डिस्कोर्सेस को स्टडी जब हम करते हैं या हमारा फोकस सिर्फ उन डिस्कोर्सेस पे होता है तो हम फिर उस अप्रोच को क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट CDA।
और इनका पर्पस क्या होता है? मेन को प्रिविलेज करना एज अ सोशल ग्रुप, वेमेन को डिस्क्रिमिनेट करना एज अ सोशल ग्रुप। सो फिर फेमिनिस्ट सीडीए का मेन कंसर्न क्या है कि ऐसी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना जिसमें जेंडर इमेंसिपेशन हो, और ये इसका एक्सप्लिसिट एजेंडा है। इस एजेंडे को फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ने या फेमिनिस्ट एनालिस्ट ने या एक्टिविस्ट ने कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की। उनका एक्सप्लिसिट एजेंडा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी डिस्कोर्सेस को क्रिटिक करना और एनालिटिकल एक्टिविज्म के थ्रू इन डिस्कोर्सेस को चेंज करना। और जाहिर बात है ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, एक ऐसी अप्रोच है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जेंडर पावर आइडियोलॉजी को स्टडी करना चाहें तो यू विद इन सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस, so you can use feminist CDA. It is an approach that basically helps the researchers study such type of discourses. और इसका प्राइमरी जो फोकस है वो सोशल इमेंसिपेशन है जेंडर्स की, नॉट जस्ट फीमेल्स, ओवरऑल social emancipation of genders. तो जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस है वो सिर्फ जो है वो जेंडर डिस्कोर्स पे ही फोकस नहीं करता, वो जनरली लैंग्वेज को भी स्टडी करता है कि लैंग्वेज के अंदर भी ये सोशल कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है, जो पावर और डोमिनेशन की, ये किस तरह से टाइड है। जैसे अगर आप उर्दू लैंग्वेज को लें या इंग्लिश लैंग्वेज को भी लें तो आपको हमेशा ये कहा जाता है कि अगर एक नाउन जो है वो फेमिनिन हो और एक नाउन जो है वो मैस्कुलिन हो, तो जो वर्ब है वो मैस्कुलिन आएगा। वाई कांट इट बी फेमिनिन? तो बेसिकली ये भी एक मेल डोमिनेंस की, यू कैन से कि एक मेल डोमिनेंस की एम्बॉडीमेंट है लैंग्वेज के अंदर, कि आपके पास अगर दो नाउन्स हैं एक सेंटेंस में और आपने आगे वर्ब लगाना है तो आप वर्ब मेल नाउन के हिसाब से लगाएंगे, फीमेल नाउन के हिसाब से नहीं लगाएंगे। तो इस चीज़ को भी जो है आप फेमिनिस्ट सीडीए के थ्रू स्टडी करते हैं। तो जब आप डिस्कोर्स का एनालिसिस करते हैं तो आप डेटा को क्रिटिकली एक्सप्लोर करते हैं और इसके साथ साथ आप एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की स्टडी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें आप सोशल वैल्यूज़ को भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स को भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें आप लैंग्वेज को भी स्टडी कर रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ स्टडी दैट क्रॉसेस मल्टीपल डिसिप्लिन्स। एंड ऑब्वियसली ये एक पर्पसफुल स्टडी है, थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल स्टडी है, और इसमें आप जेंडर पावर और आइडियोलॉजी के जो डिस्कोर्सेज हैं और इसके साथ आप इसको भी स्टडी करते हैं कि उसमें इन स्टडीज़ और टेक्स्ट का जो है वो इक्वालिटी लाने के अंदर के लिए इनमें क्या पोटेंशियल है, किस हद तक आप इन स्टडीज़ को अप्लाई कर सकते हैं या इनके थ्रू आप एक डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस के अंदर और सोसाइटी के अंदर आप पॉजिटिव या इन अदर वर्ड्स एमेंसिपेटरी चेंजेस ला सकते हैं। So I hope these points are clear. अगर कोई भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। CDA is never neutral. CDA is always motivated by a political, or you can say a social ideology or motivation, and it never denies it or it never tries to hide it. It is explicitly subjective. CDA ने कभी क्लेम भी नहीं किया कि ये ऑब्जेक्टिव है, और फेमिनिस्ट सीडीए तो सिरे से ही क्लेम नहीं करता, क्योंकि वो तो है ही एक एजेंडे के अंदर।
ओके, बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने इसलिए स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो डिफरेंट स्कॉलर्स के वर्डिंग ज़रूर दी हुई है लेकिन पॉइंट सेम ही डिस्कस हो रहा है. सो दैट इज़ बेसिकली रेपिटेशन. Just wording is different, but the points are basically same. So let's go through the summary points. Feminist critical discourse analysis, henceforth feminist CDA, is a theoretical and methodological approach within the broader field of discourse analysis. Grounded within the philosophical assumptions of qualitative research paradigm, feminist CDA focuses on the relationship between gender, power and ideology in discourse. एंड वन मोर थिंग, जो भी कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है बाय नेचर वो 100% ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ ही जाती है. और यही उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है या उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि कोई भी क्वालिटेटिव पैराडाइम है वो 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. Feminist CDA is theorized and developed by Lazar in 2005. Being the union of feminism with CDA, it is informed by valuable insights from both the fields of critical inquiry. Lindsay in 2011 argues that feminist movement uses women's perceptions and experiences to devise strategies to attain political goal of gender equality in all spheres of life. Bowen and White claim that there is no precise definition of feminism or feminist inquiry because by nature these concepts resist definitive statements about their characteristic features. Hooks in 2000 said she was a black feminist, is of the opinion that sexism is not the only form of oppression but it intertwines with racism and class system. Therefore, she asserts that these issues should also be integrated into the feminist theory to develop a more holistic approach to the issues of the feminist concern across the globe. And there is another concept in feminist theory that is known as double marginalization. डबल मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, अगर वो रेस की बेस पे मार्जिनलाइज हो, अगर वो किसी रिलीजन की बेस पे मार्जिनलाइज हो रहा हो, अगर वो अपनी किसी क्लास सिस्टम की वजह से मार्जिनलाइज हो रहा हो, जैसे अगर आपके यहाँ कोई जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, या पाकिस्तान के अंदर भी जैसे आपके यहाँ चौधरी होते हैं, फिर उनके वो जिनको कमी कहा जाता है वो लोग होते हैं. तो ये जो कास्ट सिस्टम्स भी हैं उनके अंदर भी फीमेल्स डबल मार्जिनलाइज्ड होती हैं. डबल मार्जिनलाइज्ड किस तरह से कि एक तो वो इसलिए मार्जिनलाइज्ड हैं कि वो एक इन्फीरियर क्लास की मेंबर्स हैं, दूसरा उस क्लास के अंदर भी वो मार्जिनलाइज हैं क्योंकि वो फीमेल्स हैं. तो बीइंग फीमेल भी वो मार्जिनलाइज हो रही हैं अपनी ही क्लास के अंदर, फिर अपनी क्लास के साथ कलेक्टिवली भी वो उस सोसाइटी के साथ मार्जिनलाइज हो रही हैं बीइंग द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास. सो दैट इज नोन एज double marginalization. Then feminist CDA is specifically concerned with complex workings of power and ideology in discourse which sustains gendered social arrangements which privilege men as a social group and are discriminatory for the women. Feminist CDA therefore is concerned with social transformation and emancipation of gender. Hence, Lazar terms it as a form of analytic activism. Feminist CDA, with its focus on social emancipation of gender, is a fundamentally important contribution to the growing field of critical discourse studies with special reference to gender and language, where critical discourse studies where critical discourse analysis from a feminist perspective occupies a marginal position. Feminist CDA not only focuses on what is said but also takes it as its basic premise to explore language as it constitutes and embodies a socio-historic context tied to power and domination. Therefore, analysis necessarily involves the notion of critical data explorations. Okay, so that was our chapter 6. The important questions are given in your book or you can get their answers from the internet.
they are not that difficult. They are generally in the form of statements. How does feminist CDA specifically focus on gender related issues and power dynamics in discourse, and how does it contribute to our understanding of gender representations and inequalities? वैसे तो पूरा चैप्टर ही इसके बारे में है, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे कि उसमें से एक सीक्वेंशियल आंसर बनाना, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट. What are the key theoretical foundations and feminist frameworks that informs feminist CDA, and how do these perspectives shape the analysis of language and discourse from a gender sensitive lens? सारे perspectives again chapter में describe किए गए हैं, लेकिन चूंकि collectively link नहीं किए गए, तो again you can use internet to find a proper answer. Explain the specific research methods and analytical tools employed in feminist CDA to explore the role of language in perpetuating or challenging gender norms, stereotypes and patriarchy. अब इसमें आपने वो मेथड्स और जो एनालिटिकल टूल्स हैं जो फेमिनिस्ट सीडीए में यूज़ होते हैं वो डिस्कस करने हैं. किसके साथ उनको कनेक्ट करना है? जेंडर नॉर्म, स्टीरियोटाइप्स और पैट्रियार्की के साथ. और अगेन इंटरनेट से आपको ज़्यादा अच्छा आंसर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू योर बुक. What are the major strengths of feminist CDA as an approach to uncovering gender-related issues in discourse, and how does it contribute to advancing gender equality and social practice? Brief definition दें पहले feminist CDA की, और फिर उसके advantages जो उसकी strengths हैं वो discuss कर दें. Discuss some of the potential limitations or critiques of feminist CDA, including challenges related to subjectivity, data selection, and the potential risk of treating gender identities independently without considering intersecting categories. इसका आंसर अगर आप नेट से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा टू द पॉइंट आंसर मिल जाएगा, बिकॉज इसका आंसर आपके पूरे चैप्टर पे फैला हुआ है और आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा. So that was our unit 6. I hope unit 6 is clear. If there is any confusion, you can ask about it. Otherwise, we can move to our next unit, that is unit 7. Unit 8 and 9 are very brief, but unit 7 deals with a lot of tricky concepts.